स्वागत दोस्तों, आगे चलने से के आगे सामने मोदी में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, पहले कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के लोग कर रहे थे आंदोलन, लेकिन अब खुद कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी संभाली है। बताएंगे कब और कहां पर बीजेपी के दफ्तर को घेरने का किया गया है ऐलान। दोस्तों बीजेपी मुख्यालय पर चारों तरफ से किया जाएगा घेराव। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे कॉर्पोरेट घर की तरफ, जहां पर क्यों पहुंची प्रियंका गांधी गुजरात। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में पंजाब के निकाय चुनाव को लेकर कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद विपक्ष पूरी तरीके से स्थानीय सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। दोस्तों एक दो नहीं बल्कि 700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ, उम्मीदवारों के खिलाफ की गई है कार्रवाई। और दिल्ली के अंदर 21 से लेकर 23 मई तक होने वाला है एक जोरदार तरीके का हड़ताल। बताएंगे कौन सा संगठन मैदान में कूद रहा है दोस्तों, और बढ़ती महंगाई के बाद किस तरीके से देश के अंदर महंगाई आंदोलन हर जगह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नीट के पेपर लीक के मामले को लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा ने मोर्चा खोला था दोस्तों, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के ऊपर जोरदार तरीके का दबाव दिखाई दिया। दोस्तों बीजेपी के मंत्री आकर सफाइयां दे रहे थे और यहां तक कि विशेष अधिकार हनन का मामला भी पहुंच चुका है संसद के अंदर दोस्तों। लेकिन सवाल यह खड़ा हुआ है कि अभी तक मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के बाद जिम्मेदारी संभालने के लिए मैदान में कूद रहा है असली कांग्रेस पार्टी का मोर्चा। दोस्तों कांग्रेस पार्टी संगठन अब पूरे मामले पर खुद से जिम्मेदारी लेते हुए युवा मोर्चा से इतर खुद लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में कूद चुका है दोस्तों। राजस्थान जो कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है, सबसे बड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग संगठन कहीं पर है कांग्रेस पार्टी का, तो राजस्थान में दोस्तों उसके अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे युवा कार्यकर्ता जोरदार तरीके से मोर्चा खोले हुए हैं और हमने फैसला लिया है कि इस मामले पर अपने युवा कार्यकर्ताओं का पूरी तरीके से समर्थन करेंगे और 21 मई को जयपुर के अंदर एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। और यह शक्ति प्रदर्शन किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं होगा दोस्तों, राज्य के अंदर बीजेपी के मुख्यालय को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और पार्टी के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और एनटीए को भंग करने की दो मांगों को लेकर जोरदार तरीके का आंदोलन किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया अध्यक्ष स्वर्णिम चतुर्वेदी ने की 2026 के नीट परीक्षा पेपर लीक हुए मामले को लेकर भविष्य के साथ किए गए खिलवाड़ और केंद्र सरकार और एनडीए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है और अब तक इन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन हम लोग मोर्चा खोलेंगे और इस्तीफा इनसे लेकर रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि युवा मोर्चा के बाद कांग्रेस पार्टी राज्य इकाई को अब आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों, राज्य इकाइयों को एकजुट होकर अलग अलग बीजेपी के मुख्यालय पर आंदोलन इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर करना चाहिए और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदारी संभालते हुए मैदान में कूदना चाहिए दोस्तों। और अगर ये पूरा प्रक्रिया अपनाया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा तो बीजेपी के मंत्री 100% इस्तीफा देंगे, यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो तय है, आज नहीं तो कल जरूर होगा दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये सही कर रही है कि पहले युवा मोर्चा ने आंदोलन किया और जनता के बीच में मैसेज फैलाया गया, अवेयरनेस फैलाया गया दोस्तों, और अब कांग्रेस पार्टी इकाई राज्य इकाई मैदान में कूद रही है और हजारों हजार की संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजस्थान में एकजुट हो जाए दोस्तों। तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी संगठन काफी मजबूत है। इससे पहले बीजेपी के मंत्री का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी इकाई करवा चुकी है दोस्तों। साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति के मामले को लेकर प्रियंका गांधी पहुंची है दोस्तों गुजरात। दरअसल प्रियंका गांधी, समित पात्रा और बांसुरी स्वराज समेत समिति के 39 सदस्य 3 दिनों के दौरे के लिए गुजरात पहुंचे हैं दोस्तों। जेपीसी के सदस्य मंगलवार यानी बीते दिन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करते हुए उनका विचार जानते हुए दिखाई दिए। बीजेपी के राज्य के नेताओं ने कहा कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर अपने विचार रखेगी और ये जनता के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, हमारी सभी चिंताओं को समिति के समक्ष रखा जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता वकील पीपी चौधरी कर रहे हैं और कुल 39 सदस्य हैं दोस्तों, जिसमें 27 लोकसभा के सदस्य और 12 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर अपना पक्ष भी रखने जा रही है और वैसे भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के संसदीय समितियों को भेज कर कोशिश कर रही है कि इस मामले पर एक माहौल बनाया जाए और वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जाए दोस्तों। लेकिन सबको पता है कि भारत के अंदर इतने सारे इलेक्शन होते हैं और सबको समाप्त करके केवल एक इलेक्शन की जो बातें चल रही है वो पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा। बीजेपी की स्थानीय समर्थन करने वाली पार्टियां भी सपोर्ट नहीं करेंगी, यानी बीजेपी को समर्थन करने वाली पार्टी चाहे शिवसेना हो या फिर एनसीपी जितवार की पार्टी हो, राजभर की पार्टी हो, जननायक जनता पार्टी हो या बिहार में जनता दल यूनाइटेड हो, कोई भी स्थानीय पार्टी बीजेपी के इस फॉर्मूले का समर्थन नहीं करेगी। लेकिन फिर भी बीजेपी संसदीय समिति के लोगों को भेज कर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले दोस्तों सेमीफाइनल हो रहा है, यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 27 के चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना दबदबा दिखाया था। और अब हिमाचल प्रदेश से सटे हुए राज्य पंजाब के अंदर भी दोस्तों इसी तरीके का माहौल बना है। पंजाब में 26 मई को होने वाले नगर निकाय के चुनाव से पहले जो सेमीफाइनल है विधानसभा चुनाव का, उसके लिए कुछ ऐसी हरकत की गई है दोस्तों, जिसे लेकर सवाल और ज्यादा गहरा गए हैं। आपको बता दें कि जो अपडेट सामने आ रही है दोस्तों वो ये कि 26 तारीख को होने वाले चुनाव से पहले एक दो नहीं बल्कि स्क्रूटनी यानी नामांकन पत्रों की जांच के नाम पर 713 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए हैं। दोस्तों ये जानबूझकर किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में नामांकन रद्द होने पर राज्य के अंदर विपक्षी पार्टियों ने कड़ी आपत्ति जताई और भारी विरोध करते हुए आरोप लगाया कि स्क्रूटनी में जानबूझकर उम्मीद से ज्यादा लोगों के नामांकन को रद्द किया गया है, क्योंकि जो लोग नामांकन कर रहे थे वे लोग सत्ताधारी दल के लिए चुनौती बन रहे थे। आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है कि राज्य के अंदर दूसरी पार्टियां जीत जाए और एक माहौल बन जाए पंजाब के अंदर कि आम आदमी पार्टी को लेकर गुस्सा है दोस्तों। और वैसे भी पंजाब हमेशा से ये करता आया है कि हर 5 साल पर सरकार बदलता रहा है दोस्तों, तो ये इस बार पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर अपनी सरकार बना लेगी दोस्तों। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की क्षमता राज्य के अंदर बढ़ भी रही है, तो कहीं ना कहीं कोशिश किया जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में जैसे तैसे विपक्षी आवाज को दबाया जाए दोस्तों। और एक दो नहीं बल्कि 715 नामांकन रद्द किए गए हैं। अगर 100, 150, 200 भी होता तो माना जाता कि हो सकता है कि गलती हो गई होगी कई लोगों से, लेकिन दोस्तों 715 लोगों के नाम चुनाव में रद्द कर देना यानी नामांकन ही रद्द कर देना, वोट ही नहीं डालने देना, ये तो साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से किया गया पूरा मामला है। अगर आप भी इसकी आलोचना करते तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली में 21 से लेकर 23 मई तक टैक्सी ऑटो हड़ताल है दोस्तों। सीएनजी पेट्रोल के बढ़ते दामों पर लोगों का गुस्सा, खासकर चालकों का गुस्सा जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बढ़ती ईंधनों के दाम के बीच में टैक्सी, ऑटो और अन्य कमर्शियल वाहन चालकों ने किराया बढ़ने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ना शुरू कर दिया है दोस्तों। राजधानी के अंदर अलग अलग चालक यूनियन ने 21 से लेकर 23 मई तक 3 दिनों का हड़ताल और चक्का जाम करने का ऐलान किया है दोस्तों। इस दौरान चालकों से अपने वाहन सड़क पर नहीं उतारने की अपील की गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर अपनी मांग रखी है दोस्तों। यूनियनों का कहना है कि लगातार बढ़ती सीएनजी पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने चालकों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर डाला है और ईंधन के दाम बढ़ने से परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। राठौड़ ने बताया कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए या फिर राहत पहुंचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और दिल्ली में बीजेपी वालों की सरकार बनती है दोस्तों, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ऑटो यूनियन के लोग थे, लेकिन किराया बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। अगर आप भी मानते कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी हर चीज के दाम बढ़ना अपने आप में इस बात के संकेत है कि आम जनता एक और त्रस्त हो रखी है दोस्तों, और दूसरी ओर टैक्सी ऑटो वालों को दाम नहीं बढ़ाने दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ये दोनों गंभीर मामले हैं और इसीलिए 21 से 23 तारीख के बीच में टैक्सी ऑटो हड़ताल होने जा रहा है। क्या आप इस हड़ताल का समर्थन करते हैं या फिर मानते हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर अलग अलग सेक्टर के अंदर हड़ताल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार ना तो देश को तेल मुहैया करवा पा रही है दोस्तों, क्योंकि रसिया से तेल खरीदना बीजेपी की बस की बात नहीं है। भाजपा जाकर डोनाल्ड ट्रंप से पूछती है कि तेल खरीदे कि नहीं खरीदे, यानी भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, चौपट हो जाए, लेकिन सवाल जाकर पूछना है यानी आज्ञा लेना है जाकर ट्रंप से ही, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था तो खराब होगी ही दोस्तों। और बिल्कुल उसी का असर देखने को मिल रहा है कि ऑटो और टैक्सी यूनियन इस पूरे मामले पर विरोध कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर असम के अंदर कथित पासपोर्ट विवाद को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है दोस्तों। इस बीच असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस पार्टी के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को समन जारी किया है। पुलिस ने उन्हें 23 मई को गुवाहाटी स्थित क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन पेश होने के लिए कहा है दोस्तों। और ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुयान शर्मा से जुड़े कथित पासपोर्ट विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से मामले के सभी पहलुओं का सार्वजनिक खुलासा नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन जांच एजेंसी इस मामले को गंभीरता से देख रही है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को लगता है कि पुलिस प्रशासन उनके हिसाब से काम करेगी दोस्तों, और इसीलिए पुलिस प्रशासन के लोगों पर भी कहीं ना कहीं दबाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही चाहते हैं कि कार्रवाई हो और इसके लिए अलग अलग नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। पहले पवन खेड़ा ने कथित तौर पर इस मामले पर सुरजेवाला का नाम लिया था, ऐसा दावा किया गया है दोस्तों, मीडिया में रिपोर्ट दिलवाया जा रहा है। उसके बाद अब रणदीप सुरजेवाला को भी क्राइम ब्रांच ने पेश होने का निर्देश दिया है दोस्तों। यानी पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि असम का क्राइम ब्रांच भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के तहत काम कर रहा है दोस्तों। 10-10, 12-12 घंटे पूछताछ चल रही है कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा से दोस्तों, और उसके बाद अब रणदीप सुरजेवाला को भी बुलाया जा रहा है, और ये तो सांसद है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मामले पर आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा घमासान मचता हुआ नजर आएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
जयराम रमेश ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। दोस्तों, संसदीय समिति पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। राज्यसभा के सभापति को भेजे नोटिस में जयराम रमेश ने कहा कि नीट यूजी रद्द होने के बाद 15 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधान ने शिक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो संसद के प्रति उनकी अवमानना को प्रकट करता है। कांग्रेस पार्टी महासचिव, राज्यसभा के पार्टी के मुख्य सचेतक यानी चीफ विप जयराम रमेश ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया। दोस्तों, आरोप लगाया कि प्रधान ने हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी टिप्पणियों से संसद की मर्यादा पर आघात किया है। दोस्तों, राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन को भेजे गए नोटिस में जयराम रमेश ने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी रद्द होने के बाद 15 मई को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधान ने शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो संसद के प्रति उनकी अवमानना को प्रकट करती है। जयराम रमेश इस मामले की जानकारी देते हैं दोस्तों और बताते हैं जो नोटिस उन्होंने दिया है। कांग्रेस के नेता ने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने संसद के स्थायी समिति की गरिमा को कम करने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ राज्य की परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 187 के तहत विशेष अधिकार के प्रश्न का नोटिस दिया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को साथ सिर्फ बैठक ही नहीं करेंगे, बल्कि सूबे के सियासी नब्ज को टटोलने का काम भी करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी के इस दौरे को उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी से सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। दोस्तों, रायबरेली और अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी जनता दर्शन और बैठकों से कांग्रेस के चुनावी रणनीति को भी धार देंगे। दोस्तों, इस दौरान वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए महिलाओं से संवाद और संविधान पर चर्चा के साथ संवाद करते हुए नजर आए। दोस्तों, कुल मिलाकर राहुल गांधी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। मिशन यूपी पर लग चुके हैं दोस्तों, और राहुल गांधी का दौरा इसलिए अहम है क्योंकि अमेठी में पार्टी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 24 में पार्टी ने जबरदस्त वापसी की और जो माहौल बन रहा है 27 के अंदर भी पार्टी अपनी वापसी को और तेज करेगी। दोस्तों, अगर कांग्रेस पार्टी 27 के अंदर 24 वाले रिजल्ट को रिपीट करती है तो पार्टी 50+ सीटें जीतने की स्थिति में है। दोस्तों, ऐसे में रायबरेली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को 155 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। दोस्तों, ये कार्रवाई महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्रॉड केस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जांच एजेंसी के मुताबिक इस मामले में जो तार पहले से गिरफ्तार पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सबूत जुटाने और वित्तीय लेन देन की जाँच के लिए ईडी ने देश भर के अंदर छापेमारी अभियान चलाया। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने सोमवार को सुबह गोवा और दिल्ली के दीपक सिंगला, महेश सिंगला और अमरीक गिल और अन्य जुड़े कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। दोस्तों, जांच के दौरान मिले दस्तावेज और अन्य सबूतों के आधार पर दीपक सिंगला को हिरासत में लिया गया है। ईडी का कहना है कि महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े हुए लोगों पर बैंकों के साथ कथित धोखाधड़ी करके 155 करोड़ रुपए की राशि हड़पने का आरोप है। केजरीवाल बोलते हैं कि दीपक सिंगला को इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे थे और भाजपा के सामने झुकने को तैयार नहीं थे और एक तरीके से उनको दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में दोस्तों, बकरी ईद से पहले योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जो अपडेट है वो ये की उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब योगी आदित्यनाथ के बयान ऐसे सामने आने लगे दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरीके के विवादित बयान देने वाले हैं, इसकी शुरुआत इन्होंने कर दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ अप्रत्यक्ष रूप से बकरी ईद से पहले मुस्लिम समाज के लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि नमाज अगर पढ़नी आवश्यक है तो शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। सवाल यह है दोस्तों कि लोग नमाज कब पढ़ेंगे, कितने शिफ्ट में पढ़ेंगे, ये तो मुस्लिम समाज के लोग तय करेंगे और अपने धर्म के आधार पर तय करेंगे, मजहब में दिए गए नियमों के आधार पर तय करेंगे। योगी आदित्यनाथ कैसे बता सकते हैं, यानी एक राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बता सकता है कि कितने शिफ्ट में पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये काम तो धार्मिक लोगों का है, यानी धर्म से जुड़े हुए मौलाना और धार्मिक गुरु बताएंगे कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि हम सड़क पर अराजकता नहीं पलने देंगे, प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा, ये साफ तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को धमकी देने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के इस पूरे सवाल पर कई तरीके के और सवाल जनते हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिया जा रहा है और भाजपा एक बार फिर से देश के अंदर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं दोस्तों, ऊर्जा संकट हो रहा है और देश के अंदर गैस की किल्लत पड़ी हुई है, दूसरा महंगाई इतनी ज्यादा है दोस्तों, और महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। एक साल का नरेंद्र मोदी की ओर से इशारा किया गया था, तो इसका मतलब स्थिति और खराब होगी दोस्तों। और उसी बीच उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, तो भाजपा के पास विकास का मॉडल कुछ नहीं है और महंगाई के नाम पर तो बीजेपी फंसी पड़ी है दोस्तों। तो भाजपा जरूर कोशिश करेगी एक बार फिर से इस तरीके की बयानबाजी करके, यानी भड़काऊ बयानबाजी करके चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए। इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ
चेन्नई की राजनीति को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। तमिलनाडु की राजनीति में बयान देते हुए डीएमके के नेता एमके स्टालिन ने कहा कि अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि वो चुनाव के लिए तैयार रहे, यानी किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है, क्योंकि विजय की बस की बात नहीं है कि वो पूरे 5 साल सरकार चलाए। तो ऐसे में दोस्तों एक संदेश और एक संकेत तो दे ही दिया है स्टालिन ने कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। स्टालिन ने जिला सचिवों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजनीतिक परिस्थितियों को तेजी से बदलते हुए देखकर कहा है कि हम लोगों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव कभी भी हो सकता है और तैयारी पूरी तरीके से जोर शोर से रखो। ऐसे में दोस्तों सरकार कभी भी गिर सकती है। स्टालिन का ये दावा अपने आप में इसलिए बड़ा है क्योंकि एआईएडीएमके के कई सारे बागी लोग बेशक टीवीके को सपोर्ट कर रहे हैं, थालापति विजय को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन उनका भविष्य क्या होगा ये तो कोर्ट में तय होगा। और दूसरा ये कि थालापति विजय को जितनी पार्टियां सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है, इंडिया गठबंधन की पार्टियां दोस्तों, वे लोग कभी भी पलटी मार सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सबको पता है कि डीएमके के नेता एमके स्टालिन का अच्छा खासा प्रभाव है इन पार्टियों पर। केवल कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा जा सकता है कि वो मजबूती से टीवीके के साथ में खड़े रहेंगे। ऐसे में जितने भी उपचुनाव होंगे सब में उनको इतना पड़ेगा थालापति विजय को, तब जाकर उनकी सरकार पूरी तरीके से स्थिर हो पाएगी, वरना तो सवाल कई सारे हैं दोस्तों। आप लोगों की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी के नॉर्वे दौरे पर तंज कसते हुए नजर आए दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के दौरे पर गए थे। जब उनसे सवाल पूछा गया एक मीडिया के द्वारा तो उसका जवाब नहीं दे पाए। अब अलग अलग पार्टी के लोगों ने तंज कसा। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि आज तक उन्होंने प्रेस वार्ता नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। यानी जो देश के अंदर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता नहीं करता तो बाहर क्या ही करेगा। और कहीं ना कहीं ये बात एकदम सही भी है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कोलकाता के नगर निगम ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़े हुए दो पते पर यानी दो एड्रेस पर दोस्तों अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। इसमें एक नोटिस अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी के नाम पर भेजा गया है, दूसरा नोटिस लिफ्ट एंड बाउंस नाम की कंपनी को भेजा गया है दोस्तों। अभिषेक बनर्जी से जुड़ा संस्थान या कंपनी है ये। नगर निगम के भवन विभाग की ओर से ये दोनों नोटिस कोलकाता नगर निगम अधिनियम 1980 की धारा 401 के तहत जारी की गई है। इस धारा के तहत नगर आयुक्त को किसी भवन में स्वीकृत नक्शे से अलग बने अवैध हिस्से को तोड़ने या निर्माण कार्रवाई करने या रोकने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। ऐसे में कार्रवाई से पहले संपत्ति मालिक को नोटिस देकर पूछा जाता है कि अपनी संपत्ति के बारे में बताइए। अगर संपत्ति के बारे में सब कुछ सही बता देते हैं और कहते हैं और जस्टिफाई कर देते हैं कि वो संपत्ति सही है तो कोई कार्रवाई नहीं होती, और अगर उसमें कुछ ना कुछ होल मिलता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से भाजपा के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर सबसे ज्यादा परेशानियां किसी को होगी दोस्तों, अभिषेक बनर्जी को होगी। क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने जो बयान दिए थे उसे लेकर भाजपा के लोग चिढ़े हुए हैं। और वैसे भी अमित शाह को चैलेंज उन्होंने किया था, तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शुवेंदु अधिकारी ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह को चैलेंज करने वाले नेता को हम लोग जेल में डालेंगे, उनकी संपत्ति को पूरी तरीके से जब्त कर लेंगे। और एक तरीके से दोस्तों टारगेटिंग सबसे ज्यादा होगी इनकी, ये बात है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने छत्रपति संभाजी नगर निगम यानी सीएसएमसी द्वारा कथित मनमाने ढंग से संपत्तियों को गिराए जाने पर कड़ी मौखिक टिप्पणी करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाया है दोस्तों। यह यूपी और बिहार नहीं है, कोर्ट की टिप्पणी आई है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस सिद्धेश्वर थोम्ब्रे ने अपनी अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में कहा कि महाराष्ट्र में बुलडोजर संस्कृति को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है। अदालत की ये टिप्पणी राजनीतिक तौर पर और कानूनी हलकों में काफी चर्चा का विषय बन रही है दोस्तों। बिना नोटिस तोड़फोड़ और हाईकोर्ट की नाराजगी काफी ज्यादा बड़ी बात है। ऐसे में घर बनाना आसान नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये लोगों के भावना से जुड़ा हुआ मामला होता है, ऐसे ही किसी के ऊपर बुलडोजर चलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। हमें इस बात पर पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। और हाईकोर्ट ने कहा कि घर बनाना किसी के लिए आसान काम नहीं होता। और अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि हर व्यक्ति घर बनाने का खर्च वह नहीं कर सकता, इसलिए उचित प्रक्रिया के उसे गिराना गंभीर विषय है, यानी बिना उचित प्रक्रिया के ऐसा करना गलत बात है। और ऐसे में दोस्तों नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। एआईएमआईएम के पार्षद मतीन पटेल और निवासी हनीफ खान से जुड़ा पूरा मामला है दोस्तों, जिनकी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। आरोप है कि नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए संपत्ति को ध्वस्त किया है। 13 मई की कार्रवाई से पूरा विवाद शुरू हुआ है दोस्तों। ऐसे में आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं? और कोर्ट के द्वारा जो कहा गया कि उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है, इस पर राजनीतिक तौर पर बयानबाजी तेज तो होने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी रायबरेली में मौजूद थे दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि देश की जनता को जागरूक होना होगा, क्योंकि देश को आप लोग ही बदल सकते हैं। जब आप ये सरकार नहीं बदलेंगे, जब तक ये सरकार नहीं बदलेंगे, तब तक महंगाई बढ़ती रहेगी और बढ़ती महंगाई से आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त रहने वाली है। मनरेगा जैसी योजनाएं खत्म होती जाएगी, अडानी अंबानी जैसे लोग अमीर होते जाएंगे। आपका पैसा आपकी जेब से जाता जा रहा है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जहाँ आप बुलाएंगे मैं वहाँ आपके साथ मौजूद रहूंगा। और इसके साथ ही एक बात स्पष्ट कर दी है राहुल गांधी ने कि वो रायबरेली और अमेठी को प्रायोरिटी बेस पर आगे
आगे बढ़ाएंगे, यानी पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि रायबरेली और अमेठी के अंदर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा मिले। दोस्तों इसी के साथ में खबर ये नहीं है कि अडानी को अमेरिका ने क्लीन चिट दे दी है, खबर ये है कि मोडानी और ट्रंप में सेटिंग हो गई है या हो रही है। ये बयान योगेंद्र यादव ने दिया। दोस्तों उन्होंने कहा कि खबर वह है जो खबर नहीं है, खबर यह है कि सेटिंग के बदले भारत क्या कीमत अदा कर रहा है, आपको इसका कितना हर्जाना देना पड़ेगा। योगेंद्र यादव के इस बयान से एक बात तय है दोस्तों की अडानी को जिस तरीके से राहत दिया गया है इन्वेस्टमेंट के नाम पर और पैसा खर्च करने के नाम पर, उससे पता चल रहा है कि विदेश के अंदर अडानी के ऊपर इतने गंभीर मामले, लेकिन पैसा देकर अडानी बच जा रहा है। दोस्तों सोचिए भारत के अंदर अडानी पर कितने गंभीर मामले होंगे, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरीके से अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और कारण आप लोग जानते हैं। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के दोनों बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। दोस्तों अखिलेश यादव का भी एक बड़ा बयान आता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि विपक्ष इस बार डीजल महंगाई का बड़ा मुद्दा उठाने वाला है, पेट्रोल तमाम तरीके के महंगाई वाले मुद्दे उठाने वाला है। मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि इस बार आप किसको विपक्ष देखते हैं, यानी क्या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, कौन है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। तो अखिलेश कहते हैं कि इस बार महंगाई बीजेपी की सबसे बड़ी विपक्षी है और डीजल पेट्रोल गैस के दाम ये बीजेपी के विपक्ष में है। अग्निवीर वाले नौजवान और विपक्ष के वे सारे समर्थन में लोग खड़े हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के कारण आज नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।